नमस्कार मित्रों, ये वीडियो हिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे है, पूरे इतिहास पे नहीं। हिस्ट्री के कुछ वेरी सिलेक्टेड टॉपिक। एक तो कि सिकंदर अलेक्जेंडर क्यों यमुना तक जीत गया। ग्रीस से निकला और बीच में जितने भी देश आए, टर्की, इराक, ईरान और उसके बाद हिंदुस्तान, अफगानिस्तान उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ पे सब हिंदू राजा थे। वहाँ से लेके यमुना तक उसने जितने भी हिंदू राजा थे सबको हरा दिया। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, वहाँ के भी राजाओं को हरा दिया। बाद में राजाओं ने सिकंदर के प्रतिनिधियों को हरा दिया था। लेकिन ऐसा क्या था सिकंदर और उसकी सेना में कि वो निरंतर इतने सारे युद्ध जीत गए। दूसरा कि जो आक्रमणकारी उसके बाद आए अरब, बाबर वगैरह, वो किस तरह से इतने सारे उन्होंने संख्या छोटी होने के बावजूद भी सैकड़ों हिंदू राजाओं को हरा दिया और करीब करीब मुगलों के समय पूरे हिंदुस्तान पर उनका आधिपत्य हो गया और अंग्रेज क्यों जीत गए। दूसरा वीडियो जो इतिहास के ऊपर है वो कुछ बेसिक चीजों पे बात करता है कि ऐसी बुनियादी फर्क क्या थे, बुनियादी फर्क क्या थे कि जिसकी वजह से इतनी सारी कमजोरियां आ गई। बुनियादी कमजोरी क्या थी जिसकी वजह से और कमजोरियां आ गई। तो अलेक्जेंडर की बात में तो एक बहुत सादा कारण दे दिया कि हमारे में एकता नहीं थी, हमारे में एकता नहीं थी इसलिए हम हार गए। लेकिन अलेक्जेंडर के पास सैनिक कितने थे? वो ग्रीस से निकला तब उसके पास 50,000 सैनिक थे, सिर्फ 50,000। और टर्की में उसने 1 लाख से ज्यादा अलग अलग राजाओं की सेना सब मिला के 1 लाख। उसके बाद मान लो कि वो सब बटे हुए थे इसलिए हार गए। लेकिन ईरान के राजा दारा शिको, ईरान के राजा के पास 2 लाख से बड़ा सैन्य था, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था। उसने उसकी सेना को हरा दिया, पूरा साम्राज्य अलेक्जेंडर के अंडर में आ गया। उसके बाद कहा जाता है कि भाई आम्बी ने सरेंडर कर दिया इसलिए पोरस हार गया। लेकिन आम्बी ने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि वो देख रहा था कि वो सिकंदर को हरा नहीं सकता। उसने देखा कि वो सिकंदर को हरा नहीं सकता इसलिए उसने सरेंडर किया। और आम्बी का राज्य उस समय उसकी आबादी लाखों में थी, शायद करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो थी। और सिकंदर के पास सैनिक कितने थे? 50,000 या अधिक से अधिक 1 लाख। ईरान के कुछ सैनिकों को उसने साथ में जोड़ लिया था, तो 1 लाख सैनिक थे। तो आबादी तो आम्बी के अंदर जो कंधार प्रदेश था उसकी ज्यादा थी। और उसके बाद जब पोरस के साथ युद्ध हुआ तो पूरे पोरस राज्य की आबादी तो सिकंदर की सेना से अनेक गुनी थी। उसके बावजूद भी पोरस हार गया। और अलेक्जेंडर ने पोरस को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने देखा कि उसको मगध को हराना है, तो वो यदि पोरस को मार देता है तो पोरस के अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है उसके खिलाफ विद्रोह हो। इसलिए यदि पोरस मैत्रिता की संधि कर लेता है उसके साथ तो उसे जिंदा रखो ताकि उसकी सेना का उपयोग मगध की सेना के आक्रमण के लिए हो सके। और अंत में उसने मगध पर आक्रमण करने का इरादा इसलिए कैंसिल किया क्योंकि जो ग्रीस की सेना के घोड़े थे वो हाथियों की चिंगार से डर जाते थे। 2 वजह थी क्योंकि उसने मगध पे अटैक नहीं किया। एक तो यमुना, 3 वजह थी। एक तो यमुना बहुत चौड़ी नदी थी, उसने देखा कि यमुना को क्रॉस करने में उसको बहुत नुकसान हो सकता है और सामने मगध की बहुत बड़ी सेना थी। फिर हाथियों की चिंगार से ग्रीस के जो घोड़े थे वो घबरा जाते थे। इसलिए हाथी पास में हो या ना हो, हाथी मान लो हो सकता है कि काफी दूर हो, हाथी से निकले हुए सैनिकों के निकले हुए तीर या भाले घोड़े तक पहुंचे या ना पहुंचे, जो हाथियों की चिंगार थी उसी से उनके घोड़े डर जाते थे। और दूसरा कि ग्रीस के जो सैनिक थे वो थक चुके थे और उनके परिवार से वो अनेक साल, 5, 10 साल, 15 साल वो दूर रह चुके थे। इसलिए अलेक्जेंडर ने ये भी योजना बनाई थी कि वो सारे सैनिकों को वापस घर भेज के नए सैनिकों को लिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस जब अलेक्जेंडर वापस ग्रीस गया था तब उसका यही प्लान था कि ग्रीस में जाके वो नई सेना बनाएगा नए सैनिकों की
और वो दोबारा आके मगध पे आक्रमण करेगा, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ऐसी क्या बात थी कि ग्रीस के 50,000 सैनिकों ने, 1,00,000 सैनिकों ने टर्की से लेके यमुना के बीच में जितने भी प्रदेश है सबको हरा दिया। तो उसका कारण था सुपीरियर वेपन्स। सुपीरियर वेपन्स, ये बात चाणक्य की सीरियल में थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन उसको ठीक से नहीं दिखाया गया। थोड़ा बहुत दिखाया गया कि ग्रीस की सेना के पास सुपीरियर वेपन थे, लेकिन ठीक से नहीं दिखाया गया। आप यदि गूगल करोगे अलेक्जेंडर आर्मी वेपन्स, तो आपको बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, विकिपीडिया पे मिलेंगे। एक तो उनके भालों की लंबाई बहुत ज्यादा थी। ग्रीस के सैनिकों के पास जो भाले थे उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। तो आपको कि भाई इस तरह के भाले ईरान और भारतीयों ने क्यों नहीं बनाया कि उनके भी भाले लंबे हो, ताकि दूर से ही आप व्यक्ति को मार सको। क्योंकि यदि भाला लंबा होता है तो वो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। तो तुम्हें ऐसा मेटल चाहिए कि जो लंबा हो लेकिन मुड़े नहीं और ब्रेक भी ना हो। जितना लंबा मेटल रोड होता है उतना उसकी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनके पास इस तरह के मेटल था कि जो पैना भी कर सकते हैं आगे से, वो बेंड बहुत कम होगा और ब्रेक भी नहीं होगा, और फिर इतना भी उसका वजन ज्यादा नहीं हो जाएगा कि आदमी उठा ना सके। तो ये सुपीरियर मेटलर्जी ग्रीस के सैनिकों के पास थी, ग्रीस की प्रजा के पास थी, जिसकी वजह से उनके पास भाले ज्यादा अच्छे थे। दूसरा, उन्होंने एक गुलेल बनाई थी, कैटापल्ट कहते हैं उसे, गुलेल। उनकी गुलेल इतनी मजबूत होती थी। वो गुलेल मजबूत क्यों होती थी? क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता था वो इतना स्ट्रांग होता था कि वो गुलेल 500 किलोग्राम, 1 टन जितना पत्थर 200 मीटर, 500 मीटर, 1-1 किलोमीटर दूर तक फेंक सकती थी। तो उस गुलेल के द्वारा वो पत्थर दूसरे देश की जो किला है, किले की दीवार के ऊपर या दरवाजे के ऊपर इतने सारे पत्थर फेंक सकते थे कि जिससे कि दरवाजा टूट जाए या गुलेल टूट जाए या दीवार टूट जाए। और इस तरह की गुलेल भारत के सैनिकों के पास उस समय नहीं थी। यानी कि ग्रीस की सेना और भारत की सेना करीब आ गई, दोनों में डिस्टेंस 500 मीटर है। तो ग्रीस की सेना बड़े पैमाने पे पत्थर फेंकना शुरू करेगी, भारत की सेना के ऊपर गिरेंगे या भारत के किलों पर गिरेंगे, और भारत के सैनिकों के पास जो तीर या भाले है वो इतनी दूर जा नहीं पाएंगे। यानी कि ग्रीस की सेना पत्थर फेंक के, गुलेल के द्वारा पत्थर फेंक के बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और भारत की सेना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए ग्रीस की सेना आगे बढ़ेगी और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी और भारत की सेना हार जाएगी। तो एक मैंने बताया भाला, दूसरा गुलेल, तीसरा कारण मचान, पहियों वाला मचान, कि जो मचान मजबूत होता था, इतना मजबूत होता था कि तीर भालों का उस पर असर नहीं होता था। तो ये मान लो किले की दीवार है और ये उनका मचान है, और मचान इतना मजबूत होता था लकड़े का कि तीर भाले का असर नहीं हो रहा। तो वो मचान पास तक ले जाते थे और बाद में इसके ऊपर प्लेटफॉर्म डाल देते थे, और ग्रीस के सैनिक अंदर मचान चढ़ के, इस तरह से मचान के ऊपर चढ़ के किले के अंदर घुस जाते थे, और फिर दरवाजा खोल के पूरी सेना को घुसने का मौका देते थे। पर यह बात कि जो भारत की सेना इतनी कमजोर क्यों थी कि ग्रीस की सेना किले तक आ गई। ग्रीस की सेना को नगर तक आने का मौका कैसे मिला? क्योंकि जो गांव के गांव थे, वहां के लोगों के पास इतने हथियार नहीं थे कि वो सैनिकों उसके सामने लड़ सके। ग्रीस में एक एक आदमी के पास हथियार होता था, एक एक आदमी सैनिक होता था। एक एक आदमी को सैनिक प्रशिक्षण देना कंपलसरी था। यदि कोई आदमी सैनिक प्रशिक्षण लेने से मना करता था तो उसे दंड दिया जाता था। जबकि भारत में बहुत कम लोगों को सैनिक प्रशिक्षण मिलता था, बहुत कम लोगों को शिक्षण मिलना भी कम हो गया था। वो आप चाणक्य की सीरियल में भी देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षण देना शुरू किया, लेकिन वहां का कोई आचार्य, मगध का कोई आचार्य उसे शिक्षण देने को तैयार नहीं था। जो भी कारण रहे, कास्टिज्म एक कारण था, दूसरे भी कारण होंगे, पर ग्रीस में ऐसा नहीं था। ग्रीस में हर एक आदमी को शिक्षा मिलती थी, हर एक आदमी को सैनिक प्रशिक्षण मिलता था। उसकी वजह से वहां की जो 50,000 सैनिक थे वो बेस्ट ऑफ द 5 लाख थे, जबकि यहाँ के बेस्ट ऑफ द
50 लाख, उस समय ग्रीस की आबादी 50 लाख मानी जाती थी, सारे ग्रीक के छोटे मोटे गणराज्य मिलाकर। और जबकि भारत में बहुत कम लोगों को सैनिक प्रशिक्षण मिलता था। मान लो उस समय पूरे भारत की आबादी रही होगी 10 करोड़, तो 10 करोड़ में से अंदाज लगाना मुश्किल है, पर मान लो कि 50 लाख को सैनिक प्रशिक्षण मिलता था, तो वो भी बेस्ट ऑफ 50 लाख। तो इस तरह से ये जो 3 हथियार ग्रीस के लोगों ने बनाए थे कि ऐसा भाला कि जो लंबा होने के बावजूद भी मुड़ता नहीं था, टूटता नहीं था और हल्का होता था। दूसरा मचान और गुलेल, उसकी वजह से उनकी सैनिक शक्ति बढ़ गई थी संख्या कम होने के बावजूद। और उसमें सैनिकों में जो हायरार्की थी, वो हायरार्की इतनी ओपन थी कि यदि कोई सैनिक उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो सुबह मतलब उसका प्रमोशन फटाफट होता। प्रमोशन के समय भेदभाव कम था, जबकि उस समय 300 BC की बात कर रहे हैं हम, उस समय भेदभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था कि एक तरह का एक सिस्टम आ रहा था कि भाई सेनापति का बेटा या भांजा या भतीजा सेनापति बनेगा, उसके नीचे जो सरदार है तो सरदार का बेटा या भांजा या भतीजा सरदार बनेगा। यानी सैनिक के प्रमोशन के चांस है वो कम हो गए। तो यदि कैपेबल सैनिक है तो भी उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल मेरिट जो है वो सेना का कम होता जाएगा। तो ये सारे कारणों की वजह से भारत के अलग अलग राजाओं की सेना कमजोर होती गई और ग्रीस के सेना मजबूत होती गई। दूसरा कारण है, आप चाणक्य की सीरियल यदि फिर से देखें तो आप एक चीज नोट करोगे कि भारत के सैनिक घोड़े पर बैठते थे, ग्रीस के सैनिक भी घोड़े पर बैठे थे, लेकिन भारत के सैनिकों के पास काठी नहीं थी। आप घोड़े पे बैठे हुए सैनिकों में देखो चाणक्य सीरियल में, तो सैनिकों भारत के सैनिकों के घोड़े पे बैठे हैं लेकिन काठी के बिना बैठे हैं, और ग्रीस के सैनिकों के पास काठी थी। काठी की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। मतलब घोड़े पे घोड़ा यदि उछलता है, थोड़ा हिलता है, तो सैनिक को वाइब्रेशन कम हो जाता है, थोड़ा वाइब्रेशन काठी एब्जॉर्ब कर लेता है। काठी पे बैठा हुआ सैनिक है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वार करने की या वार सहने की। और दूसरा, आप ग्रीस के सैनिकों के देखोगे तो पूरे चमड़े से ढके हुए हैं, सर से पांव तक पूरे चमड़े से ढके हुए हैं, जबकि भारत के सैनिक सिर्फ फ्रंट में थोड़ा सा फ्रंट में चमड़ा है, उनका बैक खुला है, पूरा हाथ भी खुला है और पांव के नीचे का भाग भी पूरा खुला है। तो वो क्यों? क्योंकि एक तो ग्रीस के पास ज्यादा चमड़ा, कम कीमत पे ज्यादा चमड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी थी। काठी का आविष्कार वो क्यों कर पाए? क्योंकि चमड़े को मजबूत बनाने की और ज्यादा चमड़ा कम कीमत पे उत्पादन करने की उनके पास टेक्नोलॉजी थी, जो कि उस समय भारत में नहीं थी। तो अब ये सवाल आता है कि भाई भारत में ये सारी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बन पाई, ग्रीस में ये टेक्नोलॉजी क्यों थी? और ये सवाल आगे भी आएगा कि अंग्रेजों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, उस समय भारत के लोगों के पास क्यों ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, वेपन टेक्नोलॉजी। तो उसका मूल कारण ज्यूरी प्रथा के ऊपर जाता है, जिसका उल्लेख मैं एक्सप्लेनेशन में दूसरे वीडियो में करूंगा कि हमारे यहाँ बुनियादी कमजोरी क्या थी। बुनियादी कमजोरियों की दूसरी वीडियो है। ये वीडियो जो है मैं सुपरफिशियल फील्ड रीजन यहाँ की युद्ध भूमि पे क्या क्या कारण थे, समाज के कारणों की बात नहीं कर रहा, युद्ध भूमि पे क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से हम युद्ध आ गए, उसकी बात कर रहा हूं। अब दूसरा आता है कि अंग्रेज की जो अरब और उसके बाद मंगोल आक्रमणकारी आए, उनके सामने भी अधिकतर भारत के राजा हार गए। तो उसके कारणों में भी कुछ एक कारण ये थे कि बाबर के पास तोप थी और जो अरब राजा आए उनके पास गुलेल थी, भारत के राजाओं के पास गुलेल नहीं थी। ये एक बड़ा कारण था। दूसरा था कि जो मुस्लिम समाज था उस समय का, उसमें हर एक आदमी को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि हिंदुओं में 2-3% पॉपुलेशन को हथियार चलाने का शिक्षण मिलता था। इसलिए जब सेना आ रही है तो जो गांव के गांव है जिनके पास हथियार नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे, वो उनकी दया पे आके
या तो जो आक्रमणकारी है वो उनको लूट लेगा, उनको गुलाम बना देगा, उनका अपहरण कर देगा, उनके खेत जला देगा, और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना हथियार है ना हथियार चलाने का प्रशिक्षण है। और सेनाएं अधिकतर नगरों में होती थी, नगरों की रक्षा के लिए तैनात की जाती थी। तो एकाएक आक्रमणकारी आ गया तो रातों रात, तो 1 घंटे में तो सेना सीमा पे पहुंच नहीं सकती। एकाएक आक्रमणकारी आ गया और उसके लिए खुला मैदान मिल गया कि किले तक मैदानी मैदान है, मतलब मैदान है यानी कि किसी के पास हथियार नहीं है, जिसको चाहा लूट लिया, जिसका चाहा खेत जला दिए, जिसका अपहरण करना था अपहरण कर दिया, गुलाम बनाना था तो गुलाम बना दिया। तो ये जो प्रणाली का आ गई थी कि 2-3% आबादी को ही हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा, उसकी वजह से, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में एक एक आदमी को हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिलता था, उनकी सेनाएं ज्यादा मजबूत हो गई। दूसरा, उनके पास ये गुलेल की टेक्नोलॉजी थी। मैं 700 AD की बात कर रहा हूँ, जब अरब के आक्रमणकारियों ने राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। राजा दाहिर हार गए और पूरा सिंध है वो अरबों के हाथ में आ गया, और पूरा सिंध को उन्होंने वहाँ पे हिंदू धर्म खत्म कर दिया। जिन्होंने इस्लाम स्वीकारा वो बच गए, और जिन्होंने इस्लाम स्वीकारने से मना किया उनको या तो मार दिया गया या तो उन्हें गुलाम बना दिया गया। तो वो एक ये रीजन था। दूसरा, अच्छी प्रणाली का या बुरी प्रणाली का, हिंदुओं में ये प्रणाली का बन गई थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, सेनापति का बेटा या भांजापति या सेनापति बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। तो उसकी वजह से राजाओं की क्वालिटी गिर रही थी, जबकि मुस्लिमों में ये ट्रेडिशन कभी नहीं आई। उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि हर एक राजा के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों में मारकाट होती थी, और ये भी नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी राजा को लगता था कि उसका गुलाम अच्छा राजा बन सकता है, तो बहुत सारे राजाओं ने उसके गुलाम को राजा बनाया। यानी उस आदमी ने शुरुआत की राजा के गुलाम की तरह, धीरे धीरे राजा ने देखा कि भाई ये तो बहुत काम का आदमी है, तो उसने गुलामी से मुक्त करके उसको अंगरक्षक बनाया, फिर उसको सरदार बनाया, फिर उसको सेनापति बनाया, और बाद में उसको शासन की बागडोर दी। जैसे इल्तुतमिश है, वो मैं भूल गया गजनी का या किसका गुलाम था, और उसके बाद गजनी ने उसे दिल्ली का राजा बनाया। और बलबन वो भी शायद गुलाम था। बहुत सारे मुस्लिम राजा थे वो उसके राजा के गुलाम थे, जिसको बाद में उनको राजा बनने का मौका मिला। फिर मलिक काफिर अलाउद्दीन का सेनापति था, वो भी गुलाम था, और उसके बाद वो अलाउद्दीन ने उसे सरदार बनाया और बाद में सेनापति बनाया। तो ये प्रणाली का उस समय के मुस्लिम समाज में नहीं थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो जो आदमी काबिल सरदार है उसके लिए एक मोटिवेशन होता था कि भाई वो भी सेनापति बन सकता है, जबकि हिंदू सेना में यह नहीं था कि भाई काबिल सरदार है, लेकिन एक था कि भाई मैं तो सेनापति बन नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि सेनापति का बेटा या भांजा भतीजा वही सेनापति बनेगा। मंत्री, मैं काबिल सरकारी अधिकारी हूँ, पर मेरे प्रमोशन के चांस मुझे पता है कि मैं कभी मंत्री नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मंत्री के रिश्तेदार मंत्री बनेंगे। मंत्री भी सोचते थे कि मैं शायद ही कभी राजा बन पाऊंगा, क्यों? क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मैं कैसे राजा बनूंगा। राजा के जो बेटे होते थे उनमें भी मान लो छोटा बेटा काबिल है, लेकिन वो सोचेगा मैं क्या करूँगा, मैं तो राजा बन नहीं सकता, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। और बड़ा बेटा कितना भी मतलब अफीमची हो, दिमाग से सिर फिरा हो, वही राजा बनेगा। तो इस तरह से राजाओं का कैलिबर है वो गिरता जाता है। जबकि अंग्रेजों में भले मारकाट होती हो, हर एक राजा के मरने के बाद मारकाट हुई कि भाई बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसके 3-4 भाइयों को मार डाला, सॉरी शाहजहां को उसने कैद कर लिया, और शाहजहां बूढ़ा हो चुका था वरना उसकी हत्या भी कर देता। पर उसकी वजह से एक कैलिबर मेंटेन होता है कि ऐसा नहीं है कि एकदम सिर फिरा अफीमची शराबी आदमी है वो भी राजा बन गया। तो ये कैलिबर ऑफ किंग, वो बड़ा बेटा राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बना, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, उसकी वजह से कैलिबर, एडमिनिस्ट्रेशन का कैलिबर दिन ब दिन गिर रहा था। अब फिर से एक सवाल आता है कि भाई अरबों के पास गुलेल थी, हमारे पास गुलेल क्यों नहीं थी? उसका जवाब मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। बाबर के पास तोप थी, बाबर के पास तोप थी, हमारे पास तोप नहीं थी। ये हार का सबसे बड़ा कारण था। तो फिर से यही सवाल आता है कि भाई उनके कारीगरों ने तोप बना ली, तो हमारे कारीगरों ने क्यों तोप नहीं बनाई? हमारे कारीगर मतलब हमारे समाज में ऐसी क्या कमजोरी थी कि जिसकी वजह से हमारे कारीगर
तोप नहीं बना पाए और उनके कारीगर तोप बनाया, फिर हम कहे कि भाई हमें युद्ध में इंटरेस्ट नहीं था, हम किसी देश पे आक्रमण करना नहीं चाहते थे, वो ठीक है, वो अपने आप को खुश करने की बातें हैं। जब सेना शक्तिशाली थी तब आक्रमण किया भी था, जैसे कि उल्लेख मिलते हैं कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य फिलीपींस तक था। समुद्रगुप्त अशोक से पहले अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त, उससे पहले चंद्रगुप्त हुए थे। पूरे भारत के प्राचीन इतिहास के भारत में 3 चंद्रगुप्त हुए हैं, तो उनमें से एक चंद्रगुप्त के पिता का नाम था समुद्रगुप्त मौर्य नहीं था, वो समुद्रगुप्त ही था, सिर्फ समुद्रगुप्त। उसका साम्राज्य फिलीपींस तक पहुंच गया था। तो सेनाएं, राजा आक्रमण करते ही थे। आप किसी भी राजा का इतिहास देख लो तो उसके जीवन काल में उसके आसपास के राजाओं ने अनेक आक्रमण किए, उसने भी आक्रमण किए। पर यह था कि तोप नहीं थी और दूसरों के हथियार, सेना पे तोप थी, इसलिए हार गए। फिर दूसरी कमजोरी थी कि पूरे समाज का एक ही हिस्सा सेना बनता था, जो कि वो गलती राणा प्रताप ने दूर करने की कोशिश की। राणा प्रताप ने भील को सेना में रिक्रूट करना शुरू किया, लेकिन वो काफी देर हो गई। एक अच्छा काम किया लेकिन काफी देर से किया। शायद यही काम उन्होंने बहुत पहले किया होता तो अकबर राजस्थान में घुस ही नहीं पाता। लेकिन और ये काम शिवाजी ने पहले ही दिन से किया। शिवाजी के सेना में पहले ही दिन से सारी जातियों के लोग होते थे। शिवाजी खुद कुणबी थे। शिवाजी क्षत्रिय, बाद में उनको स्वीकार किया गया। शिवाजी को क्षत्रिय नहीं स्वीकार किया था, इसीलिए शिवाजी का राज्याभिषेक करने से वहां के जो स्थानिक जो राजपुरोहित वर्ग के लोग थे, उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना किया कि भाई तुम शुद्ध क्षत्रिय नहीं हो, तुम कुणबी हो, कणबी। पर शिवाजी ने सारी कास्ट के लोगों को सेना में लिया था और इसलिए उसकी सेना इतनी मजबूत हो गई थी कि औरंगजेब की सेना को उसने हरा दिया। और इसकी सेना इतनी मजबूत थी कि पोर्टुगीज की सेना ने शिवाजी की सेना पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं दिखाई। पर उसके बाद यही कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो शिवाजी का लड़का संभाजी अफीमची था, तो भी उसको राजा बनाया गया। यदि ये प्रणाली का नहीं होती कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, भाई राजा की बजाय कोई बेटा निकम्मा है तो कोई काबिल आदमी राजा बनेगा, तो कोई अच्छा आदमी राजा बनता तो सेना संभल जाती। और संभाजी के बाद जो पेशवा आए, उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को सैनिक बनने से मना कर दिया। तो जो मुगल सेना और गुलाम वंश यानी बलबन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, और उसके बाद मुगल, उनकी सेनाएं भारत पे आधिपत्य जमाने में सफल हुई। इसके ये कारण कि उनके पास तोप थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, और दूसरा कि वहाँ सैनिक सारी सेना से लिए जाते थे, जबकि भारत की सेनाओं में कुछ एक वर्ग से ही सैनिक लिए जाते थे। और आप देख सकते हो कि भारत की सेना डिफेंसिव मोड में आ गई थी। जो किले बनाए थे, और वो भी पर्वतों के ऊपर, वो डिफेंसिव है। यदि आक्रमणकारी किले तक पहुंच कैसे गया, इसका मतलब कि बाकी पूरा खोखला ही खोखला प्रदेश है। कहने के लिए राजा की बॉर्डर जितनी भी हो, लेकिन वो बॉर्डर किले के बाहर है ही नहीं, इसलिए तो वो पूरा जो आक्रमणकारी है वो किले तक आ गया। और जब पर्वत पे किला है तो एक तरह से नेगेटिव पॉइंट भी है कि एक पॉइंट के बाद वो कैसे नुकसान हो जाता है कि पर्वत के ऊपर खाना ले जाना, पानी ले जाना, वो नामुमकिन हो जाता है। यानी दुश्मन में इतनी कैपेसिटी है कि आपको 15 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक घेर सके। यानी दुश्मन की सप्लाई लाइन इतनी मजबूत है कि उसको 1, 2, 3, 10 महीने तक सप्लाई मिलता जाएगा। तो एंड में किले के अंदर आपके पास जितने सप्लाई है वो खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, अनाज खत्म हो जाएगा, तो अब आपको किले के बाहर लड़ना पड़ेगा। यानी किला जो प्रोटेक्शन आपको दे रहा है वो नहीं दे पाएगा। तो पर्वत पे किला बनाने का एक फायदा है कि आप दुश्मन को 10-15 दिन तक रोक सकते हो। पर 15 दिन के बाद यदि दुश्मन 15 दिन, 1 महीने तक उसने सप्लाई लाइन मेंटेन कर ली, तो उसके बाद किला है वो एडवांटेज नहीं देता। तो ये
जो उसके बाद हम आते हैं अंग्रेजों पर। हमेशा ये कहा जाता है, और सॉरी मैं फिर से वापस आता हूँ इस्लामिक इन्वेडर पे, तो हम जयचंद को बोलते थे कि भाई जयचंद की वजह से हार गए। पर यह बात है कि जो घोरी की सेना है वो दिल्ली तक आ कैसे गई? पृथ्वीराज ने उसे पंजाब के बॉर्डर पे क्यों नहीं हरा दिया? और जो कहा जाता है कि 17 बार उसने घोरी को माफ किया, यह आंकड़ा थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। एक बार माफ किया उसके सबूत मिलते हैं, उसने एक बार माफ किया और वो उसकी गलती है। पर दोबारा भी वो इतनी दिल्ली तक आ गया, दिल्ली के किले तक आ गया, उससे स्पष्ट होता है कि जो राज्य है वो कितना कमजोर हो गया था। और पृथ्वीराज चौहान काफी वीर व्यक्ति थे, पर उसके राज्य के प्रशासन प्रणालिकाओं पे आप ध्यान दो तो प्रशासन प्रणालिका इतनी गड़बड़ा चुकी थी कि उसके राजा के बहुत सारे लोग जो व्यापारी वगैरह थे वो दिल्ली छोड़ के जाना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि प्रशासन में काफी कमजोरियां आ गई थी। अब और सबसे बड़ा कारण यह था हार का कि पृथ्वीराज चौहान के पास जितनी तोपें नहीं थी, जितनी तोप घोरी के पास थी। जो पूरा तोपखाना था वो उस समय ईरान के सैनिक ही चलाते थे। थोड़े बहुत जो हिंदू राजाओं के पास भी तोपखाने थे वो हिंदू राजा ही वो ईरान के सैनिक ही चलाते थे। अब अंत में आता है अंग्रेज। तो रॉबर्ट क्लाइव के 5000 सैनिकों ने सिराजुद्दौला के 70,000 सैनिकों को हरा दिया। और उसमें हम अक्सर कहते हैं कि मीर जाफर वजह थी। भाई मीर जाफर के अंडर में जो 70,000 सैनिक थे वो न्यूट्रल हो गए। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, वो न्यूट्रल हो गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के 5000 सैनिक और उस समय सिराजुद्दौला के डायरेक्टली अंडर में कहा जाता है 70,000 से 1 लाख सैनिक थे। तो भी वो 1 लाख सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के 5000 सैनिकों के सामने हार गए। और रॉबर्ट क्लाइव के जो 5000 सैनिक थे उनमें से गोरे अंग्रेज सैनिक तो 100 ही थे, बाकी 4900 तो वही हिंदुस्तानी सैनिक थे जो सिराजुद्दौला की सेना में थे। तो ऐसी क्या खास बात थी? तो 2 खास बातें आती है। एक तो प्रशासन की प्रणालिकाएं और दूसरा हथियार। हथियार कौन सा? कि रॉबर्ट क्लाइव के पास जो तोप थी वो तोप वजन में हल्की थी और हल्की होने के बावजूद भी वो भारी गोले दूर तक फेंक सकती थी। आप तोप का स्टडी करो तो 3 पैरामीटर होते हैं कि यदि भारी गोला दूर तक फेंकना है तो तोप की जो दीवार है, जो नाली है, वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि तोप का गोला है वो दीवार से घिसता है और कभी कभी तोप के अंदर भी फटता है। तो वो नाली उसकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बड़ा गोला घिस के जाता है तो भी नाली फट ना जाए, या तो गोला कभी कभी एक्सीडेंटली अंदर फट गया तो नाल फट ना जाए। इसलिए यदि भारी गोला दूर तक फेंकना है तो तोप की नाल उतनी मोटी करनी पड़ेगी तो तोप उतनी भारी हो जाएगी। इसलिए 3 प्रकार के तोप उस समय भारत में थे। गजनाल, इतना भारी तोप कि उसको हिलाने के लिए हाथी चाहिए। अश्वनाल, गजनाल है वो भारी गोला दूर तक फेंक सकता है। अश्वनाल यानी तोप थोड़ी हल्की है लेकिन इतनी भारी की उठाने के लिए घोड़े चाहिए, खिसकाने के लिए घोड़े चाहिए। और नरनाल यानी 3-4 आदमी उसे उठा के घुमा सकते हैं। तो ये जो नरनाल थे वो कमजोर, उसकी गोला फेंकने की कैपेसिटी कम होती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास जो नरनाल थे वो इतने मजबूत थे कि वो दूर तक गोले फेंक सकते थे और भारी गोले फेंक सकते थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास गजनाल नहीं पर वो बैल का उपयोग करते थे। वो थोड़े हल्के होते थे पर फिर भी उसको घुमाने के लिए 2 बैल चाहिए। 2 आदमी या 3 आदमी या 5 आदमी उस तोप को उठा नहीं सकते थे, इतनी भारी तोप होती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने पहले राउंड में सारे बैलों को मार दिया, इसलिए उसको बुलक पूचर कहा जाता था। और उसने ये स्ट्रेटेजी बनाई बाद में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी टाइम तक फॉलो की, कि आप एनिमी पर अटैक करते हो तो पहले उसके सारे बैल मार दो और बैल मारने के बाद सेना को थोड़ा पीछे खिसका दो या साइड में खिसका दो ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए। अब डिस्टेंस बढ़ जाए यानी जो दुश्मन के तोप है वो तुम पे वार नहीं कर पाएगी, क्योंकि दुश्मन है वो उस तोप को घुमा नहीं सकता, आगे नहीं कर सकता, स्पॉट पे नहीं ला सकता। और तुम्हारे तोप दूर है लेकिन फिर भी वो नाले फेंक रहे हैं, वो मतलब गोले फेंक रहे हैं। तो इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने जब
बुलक को, उसके सारे सिराजुद्दौला के सारे बैल को मार दिया और उसने अपने सैनिकों की पोजीशन चेंज करा दी, तो सिराजुद्दौला के सैनिक तीर भाले फेंक सकते थे लेकिन अब तोप के गोले नहीं फेंक सकते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक एक के बाद एक तोप के गोले फेंक रहे थे। और आदमी के सामने तोप, यानी 100 आदमी हो और सामने तोप वाले 100 आदमी हो और सामने बिना तोप के 1000 आदमी हो, 10,000 आदमी हो, वो हार जाएंगे। तो कैनन वर्सेस मैन वाली सिचुएशन आई, कैनन जीत गया, यानी अंग्रेज की सेना जीत गई। तो फिर से सवाल आता है कि भाई अंग्रेजों के पास ऐसा क्या था कि उन्होंने इतनी सारी तोपें बना ली। हम बोलते हैं कि भाई हम आपस में बटे हुए थे। मैं आपको एक बोलता हूँ कि भाई रॉबर्ट क्लाइव 5000 सैनिक, वो भी 100 गोरे सैनिक, 100 गोरे सैनिक के साथ इंडिया आता है और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है। ये रॉयल ब्रिटिश आर्मी नहीं है। रॉयल ब्रिटिश आर्मी तो उससे भी ज्यादा ट्रेनिंग वाली थी और ज्यादा मजबूत थी। मान लो मैंने सिराजुद्दौला को बोला होता कि तू अंग्रेज लंदन जाके ब्रिटेन की सेना के सामने लड़, तो उसका क्या हाल हुआ होता। सिराजुद्दौला के 75,000 सैनिक बंगाल के अंदर, उसी की जमीन के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के 100 गोरे सैनिक और बाकी 4,900 5,000 भारतीय सैनिक, जो कि वही सैनिक है जो कि सिराजुद्दौला की सेना में, उनके सामने हार जाते हैं। तो इस सिराजुद्दौला को मैंने कहा होता कि भाई युद्ध करने के लिए तू लंदन जा, तो उसकी क्या हाल हुआ होता। और या तो कहा होता कि भाई तुम्हारे 1 लाख सैनिक अफ्रीका जाएंगे और लंदन के ब्रिटेन की सेना के 1 लाख अफ्रीका बीच की जगह जाएंगे और वहां लड़ाई होगी, तो क्या हाल हुआ होता। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लैक ऑफ यूनिटी की वजह से हार गए। हमारे पास हथियार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। प्रशासन की प्रणाली का भी यहाँ आती है कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, मैंने ठीक से कंफर्म नहीं किया, कि सिराजुद्दौला को सैनिकों को पिछले 6-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। अनेक कारण हो सकते हैं, भ्रष्टाचार भी हो सकता है, इग्नोरेंस, क्या सैनिक क्या उखाड़ लेंगे, नौकरी से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नौकरी से तो जाएंगे तो वो 6 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मतलब ये एक बहुत खराब टेक्निक होती है। कुछ एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को पकड़ने का एक तरीका रखते हैं कि भाई उसको सैलरी डिले करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना सैलरी डिले कर दी, तो अब वो छोड़ के कहाँ जाएगा। अब वो जाएगा तो उसकी 3 महीने सैलरी जाएगी, यानी एम्प्लॉय चिपका रहेगा। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैलरी टाइम से मिलती थी। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मनी ऑर्डर का सिस्टम डेवलप किया था। उससे क्या फर्क पड़ा कि सैनिक मान लो रहने वाला यूपी का है या राजस्थान का है या अफगानिस्तान का है, वो नौकरी कर रहा है बंगाल में, उसको तनख्वाह मिलेगी बंगाल में, लेकिन वो मनी ऑर्डर के द्वारा उसके जो रिश्तेदार अफगानिस्तान में है, उसका परिवार जो अफगानिस्तान में या यूपी में, उनको पैसे भेज सकता है। तो उसकी वजह से दूर दूर से अच्छे सैनिक अंग्रेज किसी भी जगह असेंबल कर सकते थे। कि मान लो सैनिक को बोला गया कि भाई तुझे आज अफगानिस्तान में के या तो पाकिस्तान में किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी सैनिक को, किसी आदमी को बोला गया कि भाई तुझे बंगाल में नौकरी करनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो वो तैयार हो जाता था। क्यों तैयार हो जाता था? कि तनख्वाह उसको बंगाल में मिलेगी, लेकिन मनी ऑर्डर के द्वारा वो पाकिस्तान अपने परिवार को पैसा भेज सकता है। और तीसरा कि भारत के राजाओं ने, पेशवा वगैरह, उन्होंने लोअर कास्ट के सैनिकों को लेना बंद कर दिया, तो वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ गए। जैसे अंबेडकर के पिता और दादा वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। उसके एक लेवल, उसके पहले के पूर्वज, उससे 2 पीढ़ी पहले वो शिवाजी की सेना में सैनिक थे। वो शिवाजी की सेना में सैनिक थे। पेशवा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि भाई तुम नीची जाति के हो, हम तुम्हें सेना में नहीं लेंगे। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने ले लिया कि भाई इसके बाप दादा ने शिवाजी की सेना में काम किया है और इतना काबिल आदमी है, चलो इसको सेना में नौकरी दे दो। तो जो भारत के राजा थे वो कुछ एक वर्ग से ही सैनिक लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सारे वर्गों से सैनिक लेते थे, तो जाहिर है उनको ज़्यादा अच्छे सैनिक मिलेंगे। और जो लोअर कास्ट के आदमी, यदि उसको राजा ने मना कर दिया या तो नौकरी से निकाल दिया अपमानित करके, तो और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको लेती है नौकरी पे, तो वो ज़्यादा, उसको अपने आप को प्रूव करना है, उसको अपने आप की काबिलियत दिखानी है, तो वो ज़्यादा उत्साह से लड़ाई करेगा। तो ये कारण थे कि हम क्यों अंग्रेज सेना के सामने हार गए। उसके बाद अंग्रेजों ने और तरक्की की, एनफील्ड राइफल।
1857 का युद्ध हम हार गए, उसका सबसे बड़ा कारण था एनफील्ड राइफल। दो बड़े कारण थे कि हम 1857 का युद्ध हार गए। एक कारण था कि उस समय सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों दिया उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। और दूसरा एनफील्ड राइफल और अन्य हथियार। तो एनफील्ड राइफल ने गेम चेंजिंग किस तरह से किया कि वो राइफल के द्वारा पहले तोपचियों को मार देते थे। तोपचियों को मार डाला यानी सामने दुश्मन की जो तोप थी वो एक तरह से यूजलेस हो गई, या तो यूज उसका कम हो गया। और उसके बाद वो सेना को बिखेर देते थे, अंग्रेज अपनी सेना को बिखेर देते थे। अब बिखेर देते थे यानी एक तोप का गोला फूटेगा तो अधिक से अधिक 2 या 3 सैनिक को मारेगा। यदि सैनिक सारे एक जगह पे है तो एक तोप का गोला 10, 15, 20 सैनिकों को मार देगा, लेकिन सैनिक बिखरे हुए हैं तो एक तोप का गोला 1-2 सैनिक को मारेगा। जबकि अंग्रेज के सैनिक या तो अंग्रेज की सेना में जो भारतीय सैनिक है उनके पास एनफील्ड राइफल है, तो वो राइफल से एक गोली से एक सैनिक, एक गोली से एक सैनिक इस तरह से मार सकते हैं। तो एक बार तोपचियों को मार डाला तो सामने वाली की सेना के पास बचे क्या, तीर भाले। और दूसरी तरफ इनके तोप है वो दूर तक गोले फेंक सकते हैं, इनकी राइफल है वो भी दूर तक खड़े सैनिकों को मार सकती है। तो एनफील्ड राइफल की वजह से जीत गए। अब सिखों ने जो अंग्रेजों का साथ दिया तो उसमें जितना भी एरिया सिखों के अंडर था उसमें हर एक गांव में ये डिबेट रखा गया कि इस युद्ध में हमें मुगलों का साथ देना है या अंग्रेजों का साथ देना है। ऐसा नहीं है कि सिखों के राजा ने डिसीजन ले लिया और सबने मान लिया। हर एक गांव में ये डिबेट रखा गया था। हर एक गांव से 2 या 3 आदमी लाहौर आए थे और वहां कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों की पंचायत मिली थी और वहां वोटिंग हुआ था कि अंग्रेजों का साथ देना या मुगलों का साथ देना। और उसमें तय किया गया कि अंग्रेजों का साथ देना इसलिए क्योंकि मुगलों ने पिछले 400-500 साल, 300-400 साल से इतना दमन किया था और रैंक एंड फाइल में दमन किया था। ऐसा नहीं था कि राजा ने राजा को मार दिया। राजा के और राजा के परिवार पे दमन करेगा, सेनापति और उनके परिवार पे दमन किया गया, और जो आम सैनिक है वो पूरी प्रजा पे दमन करेगा। जो मुगलों ने जो दमन किया था पंजाब और उस पूरे इलाके में सिखों पे और हिंदुओं पे, वो इतना दमन था कि हर हाल में वो मुगलों का राज दोबारा देखना नहीं चाहते थे। और इसलिए उन्होंने तय किया कि भाई जो कुछ भी हो मुगलों का राज दोबारा नहीं आना चाहिए, मुगलों की सल्तनत दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना तय किया। तो और दूसरा जो मराठा था, मराठा में भी दमन काफ़ी हुआ था। मराठाओं ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इस एरिया में दमन नहीं किया, पर पंजाब, बंगाल उस विस्तारों में काफ़ी दमन किया। और जो कर प्रणाली थी उसमें भी घूसखोरी और कर प्रणाली दोनों की वजह से एक्सेसिव टैक्सेशन, जो भी एरिया मराठा के अंडर में आता था वहाँ पे इतना ज़्यादा कर वसूला जाता था कि वहाँ के जो लोग थे वो उसके खिलाफ हो जाते थे। तो उस तरह से जो सिखों और मराठाओं में जो युद्ध हुए थे उसकी वजह से सिख मराठाओं के खिलाफ भी हो गए थे। तो जो सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया उसकी वजह थी कि मराठाओं का दमन और मुगलों का दमन। मराठाओं ने इतना दमन नहीं किया, उन्होंने टैक्स वसूली बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन जो प्रजा पे दमन होता था यानी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी हत्या करनी, धर्म परिवर्तन के लिए उनको गुलाम बनाना, उनके अपहरण करना, उनकी खेत जला देना, ये सारे काम मुगलों ने बड़े पैमाने पे किए हैं। ये काम मराठाओं ने नहीं किए। मराठा धर्म परिवर्तन के लिए हत्या नहीं करते थे, बिना फिजूल की हत्या भी नहीं करते थे, अपहरण भी नहीं करते थे, पर टैक्स उनका बहुत कड़ा होता था और उसकी वजह से सिख और मराठाओं में बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो 1857 में पूरे सिख कम्युनिटी में पंचायतें मिली थी और हर एक गांव से 2-2 आदमी लाहौर गए थे और वहाँ पे मेजोरिटी डिसीजन लिया गया कि किसी भी हालत में हमें मुगलों को ख़त्म करना है, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और मान लो वो अंग्रेजों का साथ नहीं भी देते तो भी जो एनफील्ड राइफल थी, वो एनफील्ड राइफल इतनी सुपीरियर थी कि चलो मान लो 1860 में अंग्रेज हार भी जाते तो उसके बाद जो सक्सेसिव राउंड्स थे उसमें मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाते, क्योंकि हथियार इतने सारे ज़्यादा थे। तो ये सारे कारण है कि हम
अलेक्जेंडर के सामने हार गए, उसके बाद अरब और पर्शियन और मुगल आक्रमणकारियों के हार गए और अंत में अंग्रेज आक्रमणकारियों के हार गए। और हमारी टेक्नोलॉजी क्यों कमजोर थी, कि हमारी बुनियादी कमजोर क्या थी, वो मैं दूसरे वीडियो में